गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का जो अंतिम लेसन है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जैसा कि हम जब सभी लोग जानते हैं कि यह संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और संविधान के निर्माण में इनकी महती भूमिका है। यह कोई एक विशेष जैसे लेखक होते हैं, यह विशेष रूप से लेखक की भूमिका में नहीं गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो लेख लिखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको आज पढ़ना है। तो आज हम लोग को जो गद्यखंड पढ़ेंगे वह इस प्रकार है। यह विडंबना पाया जाता है। तो सबसे पहले इस पाठ को हम स्टार्ट करने से पूर्व हम आपको इसके विषय में थोड़ा बहुत बता देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ डॉक्टर साहब द्वारा दिया जाने वाला भाषण था। मतलब कि यह भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया जाने वाला भाषण था। भाषण मतलब स्पीच। यह एक स्पीच तैयार की गई थी जिसको दिया जाना था अंबेडकर जी द्वारा, जो कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। तो जैसे अलग अलग पार्टीज होती है, उसी तरह से एक पार्टी थी कि जाति पाति तोड़क मंडल। क्या नाम था पार्टी का? जाति पाति तोड़क मंडल। तो कि मतलब जाति पात का कोई विशेष भूमिका नहीं होती, व्यक्ति के कार्य के आधार पर व्यक्ति की जाति जो है निर्धारित की जानी चाहिए। तो जाति पाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इन सब विषय को ध्यान में रख करके एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जाति पाति तोड़क मंडल। तो वहाँ पर एक स्पीच लिखी गई थी, जिस स्पीच को आज हमको पढ़ना है, और बाद में इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको अलग एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसको जो है वो प्रकाशित करवाया था। तो यह तैयार इसीलिए किया गया था कि एज ए अध्यक्ष वह इस स्पीच को देंगे। बाद में इन्हें स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गई। डॉक्टर साहब ने जाति प्रथा जैसे जटिल विषय को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे विषयों से जोड़कर प्रस्तुत किया। सामान्यतः हमें देखने में पता चलता है कि श्रम विभाजन, श्रम माने काम, विभाजन माने बंटवारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इन्होंने केवल श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात इस पाठ में नहीं की है, इसके साथ साथ कि किस प्रकार हमें जो हमारा मौलिक अधिकार मिला है समानता का, स्वतंत्रता का, किस प्रकार अगर हम इस जाति प्रथा का जो नियम है इसको फॉलो करते हैं तो किस प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार है किस प्रकार उसका हमारा हनन होता है, इसको ध्यान में रख करके उन्होंने बंधुता की बात, समता की बात और स्वतंत्रता की बात इस पाठ से जाति प्रथा से कोरिलेट करने का प्रयास किया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक तरीका नहीं है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि सभी काम जो है, कोई भी कार्य होगा तो सभी लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। स्वाभाविक भी है, कार्य का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन जिन आधार पर कार्य बंटवारा किया जाता है जाति को आधार बना करके, इस बात से जो यह चीज़ें जो है यह आपस में एक तरह का वैमनस्यता क्रिएट करती है। आपस में जो समानता का जो भाव है वो समानता का भाव जो है वो समाप्त करती है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती, रोजगार चयन की स्वतंत्रता होती, बहुत सी स्वतंत्रता के लिए यह जो है एक विश्व स्वरूप है। तो इसी भाषण को उन्होंने जो है लिखा है। लेखक के अनुसार समानता, लोकतंत्र और बंधुता, इन तीनों की कल्पना जाति प्रथा जैसे कलंक को मिटाए बिना संभव नहीं हो सकती। मतलब अगर आप चाहते हैं कि समाज में समता बनी रहे, समाज में स्वतंत्रता बनी रहे, समाज में बंधुता यानी भाईचारे का भाव बना रहे, तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे यहाँ जाति प्रथा का जो ठप्पा है, मुहर जो है वो लगी रहेगी, तब तक समाज में किसी प्रकार की समानता स्थापित नहीं हो सकती, किसी प्रकार की विश्व बंधुता स्थापित नहीं हो सकती, किसी तरह का जो है स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो सकती। तो यह हमारे लिए कलंकप्राय है। तो इसको जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हम जो है आगे हमारा देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। तो जाति प्रथा के उन्मूलन बिना, उन्मूलन मतलब उसका समापन किए बिना, जब तक हम जाति प्रथा का समापन नहीं करेंगे तो भारतीय समाज एक आदर्श समाज नहीं बन सकता है। भारत जो देश है उसको विश्व गुरु कहा जाता है।
भारत देश को विश्व गुरु का जो है दर्जा मिला है। लेकिन क्या यह वास्तविक रूप से एक आदर्श जो देश होना चाहिए, क्या उन आदर्श देव की जो क्राइटेरिया है उसमें यह फुलफिल होता है? क्या एक आदर्श देश की यही परिकल्पना है? क्या यही उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें वर्ग भेद हो, जाति भेद हो, किसी को अपने अनुसार रोजगार चयन करने की स्वतंत्रता ना हो, कोई जो चाहे वो उन मुताबिक कोई नई चीज़ें सीख ना सकता? तो इस सब को आधार बना करके यह जो है अध्यक्षीय भाषण तैयार किया गया था और इसी अध्यक्षीय भाषण को बाद में भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको अलग से प्रकाशित किया था। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है जाति प्रथा को लेकर के, हमारा जो मत है उस मत को थोड़ा सा चेंज या दूसरी तरह से सोचने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक दूसरे को जोड़ करके बनाए गए हैं, क्या यह स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? अगर स्वाभाविक है तब तो ठीक है, अगर अस्वाभाविक है तो उसमें क्या चेंज करने चाहिए? और हम जो है एक पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इसको हम पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह विडंबना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कहते हैं कि यह हमारे लिए भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्यों? क्योंकि आज हमारा देश जो है तरक्की के मुकाम पर है। आज हमारे वहाँ स्वतंत्रता मिल गई, हमारा अपना जो है संविधान लागू हो गया। उसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी हमारे वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, यह हमारे लिए, देश के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे नागरिकों के लिए ये सबसे पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी यहाँ के लोग बहुत से लोग, एक दो नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाति प्रथा का पोषण करते हैं, जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। और अशिक्षित की बात छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। तो यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक तरह का पतन का विषय है। यह किसी प्रकार से इससे हमारी प्रगति जो है वो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं हमारी प्रगति जो है वो बाधित होती है। लेकिन आज हमारा देश शिक्षित समाज है, स्वतंत्र समाज है, फिर भी हमारे वहाँ आज भी बहुत से लोग हैं जो जाति प्रथा का पोषण करते हैं। यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति? क्योंकि हमारी प्रगति इससे बाधित होती है। इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, कहते हैं कि जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि समाज में जो है जाति प्रथा होनी चाहिए, जो इस बात का समर्थन करते हैं, वे लोग उसके आधार पर कई तरह के तर्क देते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं जाति प्रथा सही है और होनी चाहिए, जाति प्रथा की आवश्यकता है, तो वो लोग अपनी बात को साबित करने के लिए कई तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो क्या तर्क देते हैं कि कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो जो लोग जाति प्रथा को पोषण देते हैं, जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, उनका कथन यह है, उनका मानना यह होता है कि कोई भी सभ्य समाज, किसी भी सभ्य समाज की आप बात ले लीजिए, कोई भी सभ्य समाज हो, वो तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक कि कार्य कुशलता, जो कार्य कुशल व्यक्तित्व के लोग ना हो, या कई तरह के कार्यों में दक्ष लोग जब ना हो, मतलब कि कोई लकड़ी बनाने वाला हो, कोई श्रमिक वर्ग हो, कोई बढ़ई हो, कोई सिलाई करने वाला, अलग अलग रोजगार को है, कार्य कुशलता, कोई भी जो भी कार्य हो, खाना बनाने की कला, जो है अभिनय की कला, हर कला में कार्य की कुशलता के लिए तो जाति प्रथा का होना जरूरी है कि मतलब इस जाति के लोग ये कार्य करेंगे, इस जाति के लोग ये कार्य करेंगे। तो उनका जो लोग जाति प्रथा को पोषण देते हैं, वो पोषक होते हैं, वो ये कहते हैं कि सभ्य समाज की प्रगति इसी बात पर आधारित है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है। किसका? श्रम का विभाजन। अगर आप चाहते हैं कि देश डेवलप करे तो सबसे पहले श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम माने कार्य का बंटवारा होना चाहिए कि अलग अलग कार्य को करने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, कार्य का बंटवारा होना चाहिए। और चूंकि जाति प्रथा भी
चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। सब बताते समाज की प्रगति के लिए श्रम विभाजन, कार्य कुशलता बंटवारा होना चाहिए, तो कार्य कुशलता के बंटवारा के लिए श्रम का विभाजन होना चाहिए, कार्य का बंटवारा होना चाहिए। तो कार्य के बंटवारे के आधार पर ही जाति प्रथा का निर्धारण किया गया था। और सही भी बात है कि यह जो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जो वैश्य शूद्र जो यह बनाया गया, उसका आधार पहले यही था कि उनको जो है उनके कार्यों के आधार पर उनके जो जातियों में बंटवारा किया गया। ठीक, तो यह जो लोग इसका समर्थन करते हैं कि जाति प्रथा सही है, तो उनका मतलब ये, उनके कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा का समर्थन मतलब सभ्य समाज तभी होगा, कोई देश प्रगति तभी करेगा जब कार्यों का बंटवारा होगा, कार्य की कुशलता का बंटवारा होगा। और जो जाति प्रथा है इसी कार्य कुशलता के आधार पर है, तो इसमें कौन सी अस्वाभाविकता, इसमें गलती क्या है? सही बात है। यह बताते हैं कि एक पक्ष हमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो लोग जाति प्रथा के पोषक हैं वो यह कहते हैं कि कार्य का बंटवारा होना चाहिए, कार्य कुशलता का बंटवारा होना चाहिए, श्रम का बंटवारा होना चाहिए। और किस आधार पर होना चाहिए? जाति प्रथा के आधार पर हो जाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो जैसा जैसा कार्य करता है उसको यही जाति के, मतलब अगर सिंगर है, गाना गाता है तो गायक कह दिया, अभिनेता है तो अभिनय करता है तो उसको अभिनेता कह दिया। ठीक है, अध्यापक है तो पढ़ाता है तो उसको अध्यापक कह दिया, एक लोहार है, लोहे का काम करता है तो उसको लोहार कह दिया। तो यह जाति प्रथा में अस्वाभाविकता की बात कहाँ है? यह हमें एक पक्ष जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। मानना है कि जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा मतलब श्रम विभाजन, जैसा जो काम करता है, जैसे सभी कार्यों को कई भागों में बांट दिया, तो जो जैसे क्षत्रिय का काम हो गया युद्ध लड़ना, ब्राह्मण का काम हो गया शिक्षा दीक्षा देना, और जो है वैश्य का काम हो गया व्यापार इत्यादि करना, शूद्र का काम हो गया और जो काम है और जो अन्य काम है उन कार्यों को करना। तो कार्यों के आधार पर बंटवारा किया गया, तो वो लोग इसका समर्थन करते हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब कार्यों के आधार पर उनकी जातियों का निर्धारण किया गया। ध्यान दीजिएगा, कार्यों के विभिन्न कार्यों के आधार पर जो जातियों का निर्धारण किया गया, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर लोहार है, लोहे का काम करता है तो वो लोहार है, एक धोबी है, कपड़ा धुलने का काम करता है तो धोबी है, एक दर्जी है, कपड़ा सिलने का काम करता है तो इसलिए दर्जी। इसमें कोई किसी प्रकार की अस्वाभाविकता का विषय नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में तो भीमराव अम्बेडकर अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बात सही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन जो इस बात में मुझे आप श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा तो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी इसमें आपत्ति का प्रश्न क्या है? आपत्ति का प्रश्न यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन लिए हुए है। जाति प्रथा क्या करती है कि मानो जो जैसा कार्य करता है उसको उसी जो जाति में रख दिया जाता है। तो जो जैसा कार्य करता है, जैसे श्रम का बंटवारा पहले हुआ, सबसे पहले श्रम का विभाजन हुआ, कार्य को बांट दिया गया, और जो जैसा कार्य किया उसके आधार पर उसकी जातियों का निर्धारण कर दिया गया। लेकिन समस्या यह है कि इसमें कई चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया, कई विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो एक विषय इसमें यह भी है कि जो कार्यों का बंटवारा जब अलग अलग हो जाता है, अलग अलग जातियों को दे दिया जाता है, तो इसमें क्या है, समानता स्थापित नहीं हो पाती। जब अलग अलग कार्य करने वाले तो आपस में एक तरह का भेदभाव होता है, तुम ये काम करते हो तो तुम बड़े हो, तुम ये काम करते हो तो छोटे हो। तो लोगों के अंदर मन में विवेक में यह बात आती है कि जो ये वाला काम करता है, सफाई का काम करता है, वो तुच्छ है, और जो ये वाला काम करता है वो उच्च वर्ग का है। तो ये चीज़ें पहली बात नहीं होनी चाहिए। समता तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक हमारे मन में यह भाव बना रहेगा कि यह छोटा है काम, यह बड़ा है काम, तब तक हमारे देश में समानता का जो है स्थापित नहीं हो सकती। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहते यह मैं मानता हूँ कि श्रम विभाजन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि श्रम विभाजन नहीं होगा, कार्य का बंटवारा नहीं होगा, तो एक ही व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति को
घर भी कर चलाना है, खाना भी बनाना है, खेती बाड़ी भी करनी है, लोहे का सामान भी देखना है, फिर अपना फर्नीचर भी बनाना, तो एक ही व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकता। तो इसलिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन होगा तो कार्य जो है प्रगति करेगा, तो ये तो सही बात है, ठीक। और परंतु किसी भी सभ्य, ध्यान दीजिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। सभ्य समाज की जो ये उदाहरण दिया गया कि सभ्य समाज में, हर सभ्य समाज आप देखेंगे जितना भी सभ्य समाज है, तो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं, उसी आधार पर जाति का निर्धारण कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी देश जो है श्रम का विभाजन करता है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन नहीं किया जाता। कार्य का बंटवारा होना चाहिए, अलग अलग कार्य को बंटवारा कर दीजिए, लेकिन श्रमिकों को बंटवारा नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति के हो तो आपको यही काम करना है। तो ये क्या है, श्रमिकों का बंटवारा। श्रम विभाजन मतलब कपड़ा बुनना, कपड़ा सिलना, खाना बनाना और साफ सफाई करना, तो ये अलग अलग कार्य का बंटवारा है। लेकिन आप जब यह निर्धारण करते हैं कि फला जाति का व्यक्ति फला ही काम करेगा, तो यह जो है समस्या का विषय बन जाता है। तो यह श्रम का विभाजन ना होकर के क्या हो जाता है, श्रमिकों का विभाजन हो जाता है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या है, यह एक तरह का अस्वाभाविक है, स्वाभाविक विभाजन नहीं, इसको हम अस्वाभाविक विभाजन कहते हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जो सभ्य समाज की बात की जा रही है कि सभ्य समाज में कार्यों का बंटवारा होना चाहिए, श्रम का बंटवारा होना चाहिए, नहीं तो देश प्रगति नहीं करेगा, वो ठीक है। तो श्रम का विभाजन तक की बात तो सही है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ किसी प्रकार श्रमिक का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, श्रम का विभाजन जो हुआ वो हुआ इस आधार पर होता है कि जो जाति है उसी जाति का व्यक्ति वही कार्य करेगा, तो श्रम के आधार पर ही, जाति के आधार पर उसके श्रम को निर्धारण कर दिया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, लोगों के मन में यह भाव होता है कि जो व्यक्ति यह काम कर रहा है वह तुच्छ काम है और यह व्यक्ति यह बड़ा काम कर रहा है। बड़ा मतलब लोगों की सोच के अकॉर्डिंग कि यह बड़ा काम है और यह छोटा काम है। तो इससे क्या है, लोगों के बीच में, कार्यों के बीच में जो भेदभाव होता है वो तो होता ही है, लोगों के मन में भी भेदभाव का भाव जो है वो आने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि यह कार्य छोटा है और यह कार्य बड़ा है, तो इसलिए जो है भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बल्कि विभाजित वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा और नीचे की व्यवस्था होती है हमारे वहाँ का जो समाज है। एक तो सभ्य समाज के उदाहरण जिसमें श्रम विभाजन की बात कही, एक वहाँ हमारे वहाँ का जो हमारे वहाँ के जो श्रम विभाजन की बात की जाती है, तो यहाँ श्रम विभाजन नहीं होता, श्रमिक विभाजन होता है। किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसको कार्य को वही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, और इसके साथ कार्यों में भी भेदभाव होता है कि यह व्यक्ति यह काम करता है तो यह ऊंचा है, यह व्यक्ति यह काम करता है तो नीचा है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहते हैं जिस सभ्य समाज का लोग उदाहरण देते हैं उसमें कोई भी समाज उठा लीजिए, कोई भी देश उठा लीजिए, कोई भी सभ्य समाज, कोई भी देश इस बात को प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी देश इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि आप कार्यों का बंटवारा ना करके, श्रम का बंटवारा ना करके आप क्या करिए, श्रमिकों का बंटवारा करिए। किसी तरह से स्वाभाविक नहीं है, यह पूर्णतः हर तरह से यह अस्वाभाविक है और इसका समर्थन किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको आप तैयार कर लीजिए और लर्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद।